हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। आज हमारे सॉल्यूशन लेसन का लेक्चर नंबर 7 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुणधर्म का लास्ट पॉइंट। ठीक है, लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना जा रहे हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज राहुल प्रजापति और आपका मेरा ब्यूटीफुल से जनरल एडवांस केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है परासरण दाब। परासरण दाब की कहानी समझने से पहले हम समझते हैं कि ये परासरण क्या होता है। ठीक है बच्चों, परासरण की कहानी, और परासरण की कहानी से पहले हम समझते हैं कि विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन या विसरण क्या होता है। तो विसरण की परिभाषा देखो बच्चों, विसरण क्या होता है? किसी भी पदार्थ के अणुओं का, किसी भी सॉलिड लो, लिक्विड लो या गैस लो, किसी पदार्थ के अणुओं का, किसी पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन, ठीक है, क्या कहलाता है? विसरण। ठीक है, विसरण कहलाता है। पूरा लिख देते हैं, चलो। ये बोलोगे सर जी कंजूस हो आप तो बहुत ज्यादा। ठीक है, तो विसरण क्या होता है? किसी पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन या गति करना क्या कहलाता है? विसरण। समझते हैं कुछ डायग्राम के द्वारा। ठीक है, यहाँ मैंने कंटेनर बनाया और उसको डिवाइड कर दिया मैंने, डिब्बा 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 बना दिया और उसको डिवाइड कर दिया और पारगम्य झिल्ली के द्वारा। कौन सी? पारगम्य झिल्ली। ठीक है, पारगम्य झिल्ली लगा दी, सस्ती सादी सिंपल। ठीक है ना, बजट कम है हमारे पास अभी इसलिए। ठीक है, गरीबों वाली झिल्ली लगा दी मैंने, पारगम्य झिल्ली। और यहाँ पे एक इसमें लिख दिया मैंने विलियन फर्स्ट, विलियन सेकेंड। ठीक है, विलियन फर्स्ट, विलियन सेकेंड। अब क्या बच्चों, हमें बताया है इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2। ठीक है, और हमें बताया कि C1 ग्रेटर देन C2, कि C1 की कंसेंट्रेशन या C1 की सांद्रता विलियन फर्स्ट की सांद्रता विलियन सेकंड से ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं विलियन फर्स्ट की सांद्रता ज़्यादा है। विलियन फर्स्ट की सांद्रता ज़्यादा है तो विलियन फर्स्ट की सांद्रता ज़्यादा है तो उसमें क्या है? विलय के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, विलय की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो विलियन फर्स्ट में सोल्यूट, ठीक है, विलय के मोलों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ विलियन टू में। विलियन टू में क्या है? विलियन टू में सॉल्वेंट विलायक के अणुओं की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, फर्स्ट के एक बताओ, कंसेंट्रेशन हम अपनी केमिस्ट्री में सांद्रता की इकाई किसको देते हैं? सांद्रता का मतलब सांद्रता का भार किसको दे देते हैं? किस पे डिपेंड हो जाता है? पूरा विलय पे। विलय की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो सांद्रता उतनी ज़्यादा होगी, और विलय की सांद्रता जितनी कम होगी विलयन उतना ही तनु होगा। इस साइड के लिए तो यहाँ बात करते हैं C1 ग्रेटर देन C2। तो C1 की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है या C1 की सांद्रता C2 से ज़्यादा है, तो इधर की साइड कौन से मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे? हो गए इधर विलय, और इधर कौन सा हो गए? विलायक। तो
कंसिडर हमने बात करी किसी प्रकार के अणु का उच्च सांद्रता वाले विलयन से। अब बताओ विलय के अणु किस तरफ गति करेंगे। विलय विलय की कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है, विलय की कंसंट्रेशन या सांद्रता विलयन फर्स्ट में ज्यादा है, तो ये इधर की साइड गति करेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं मैं विलायक के अणु कहाँ से कहाँ गति करेंगे। विलायक की सांद्रता यहाँ है तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, विलायक की ज्यादा है यहाँ मतलब, और यहाँ पे विलायक के अणु है कम, तो ये इधर की साइड में। ठीक है बच्चों, तो उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन को गति करना। ठीक है, विलय के अणुओं का उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन को गति करना। ठीक है, विलायक के अणु यहाँ विलायक की मात्रा ज्यादा है, विलय की मात्रा बहुत कम है, तो विलायक की सांद्रता ज्यादा हुई, तो विलायक के अणु का उच्च सांद्रता वाले, ठीक है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है, हमारा विसरण। ठीक है बच्चों, विसरण की परिभाषा सिंपल है। अब बात करते हैं, देखो ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें बड़े बड़े छिद्र होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से विलय के अणु और विलायक के अणु गति करने लग जाते हैं। अगर मैं पूछूं कि विलय किस तरफ से गति करेगा, विलय के अणु किस तरफ वो गति करेंगे, C1 से C2, C2 से C1 या दोनों बोथ साइड, क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं कि विलय के अणु किस तरफ गति करेंगे, ठीक है, C1 से C2 की ओर गति करेंगे या C2 से C1 या फिर बोथ साइड या दोनों साइड, बताओ। तो देखो जो ये दोनों साइड गति करेंगे, बोथ साइड गति करेंगे या मूवमेंट करेंगे। क्यों, क्योंकि अर्ध पारगम्य झिल्ली है, बड़े बड़े छिद्र है, आते जाओ जाते जाओ आते जाओ जाते जाओ, उसको फर्क ही नहीं है। ठीक है, तो विलय के अणु इधर भी गति करेंगे और विलय के अणु इधर से इधर भी गति करेंगे। कब तक गति करेंगे, अगर इसका नेट बताऊं मैं टोटल कि किस तरफ गति करेंगे, अगर मैं टोटल की बात करूं तो ये C1 से C2 की ओर गति करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे किसी प्रकार के अणुओं का उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर निश्चित गमन लिख दूं, निश्चित गमन। ठीक है, निश्चित गमन हो गया, तो विलायक कहाँ से कहाँ, विलय कहाँ से चला है, C1 से C2 की ओर। बट मैंने बात कर रहे थे कि अणु किस तरफ गति कर सकते हैं, किस तरफ गति कर सकते हैं, तो C1 से C2, C2 से C1 की ओर, क्योंकि अर्ध पारे मतलब पारेगम्य झिल्ली है, तो गति कर सकते हैं, अणु इधर से भी इधर जा सकते हैं, इधर से भी इधर जा सकते हैं। वो कब तक जाएंगे, ठीक है, कब तक जाएंगी ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक साम्य अवस्था प्राप्त न हो जाए, ये दोनों की कंसंट्रेशन यहाँ बराबर नहीं हो जाए, विलय के इसमें भी बराबर इसमें बराबर नहीं हो जाए, ये कब तक जो है साम्य अवस्था प्राप्त न हो जाए हमें। इज दैट क्लियर। अब बात करते हैं परासरण में। ठीक है, परासरण में वही डिब्बा बनाओ, ठीक है, इस बार हमने महंगी वाली झिल्ली लगाई है, कौन सी, अर्ध पारगम्य। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली कैसे बनती है, पारगम्य। ठीक है, झिल्ली कैसे बनती है, जानवर झिल्ली हो गया हमारा। ठीक है, अर्ध एनिमल से, एनिमल की झिल्ली से। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होगी, इसमें बच्चों क्या होता है, ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी, यहाँ पर C1 और C2, सॉरी C2, यहाँ पर लिख दिया हमने विलियन फर्स्ट विलियन सेकेंड, यहाँ पर वही है C1 ग्रेटर देन C2। ठीक है बच्चों, विलियन फर्स्ट विलियन सेकेंड, इज दैट क्लियर। यहाँ पर है सॉल्यूट मतलब विलय, वही हो गया विलायक। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात करते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है। ये ऐसी झिल्ली है जो ओनली विलायक के अणुओं को बस गति करने देती है, विलायक के अणुओं को गति करने देती है। ठीक है, बस ओनली विलायक के अणुओं को गति करने देती है, विलयन के अणुओं को गति करने नहीं देती है। क्यों, क्योंकि इस झिल्ली में बहुत छोटे छिद्र होते हैं,
अर्ध पारेगम्य बोल रहे हैं हम, अर्ध पारेगम्य तो बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिसमें ओनली विलायक के अणु ही फिक्स होकर गति कर सकते हैं, उन छिद्रों में से आर पार जा सकते हैं। अगर मैं विलय के अणु बात करूँ तो विलय के अणु हमारे साइज में बड़े होते हैं और विलायक के अणु बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूँ तो विलय के अणु उनसे मतलब विलायक से ज्यादा ही बड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार नहीं कर पाते और इसलिए गति नहीं कर पाते। ठीक है, परासरण की अगर मैं परिभाषा दूं बच्चों, तो परासरण का ये होता है विलयन का कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति या गमन करना। ठीक है, या मैं बोलूं विलायक का उच्च सांद्रता वाले उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना परासरण कहलाता है। क्या बोला मैंने कि विलायक का कम सांद्रता वाले, कम सांद्रता, ठीक है, कम सांद्रता और अधिक सांद्रता। ठीक है, अब बात करते हैं विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन को गति करना, या ठीक है विलायक का उच्च सांद्रता से, विलायक की मात्रा यहाँ ज्यादा है, इस विलयन में विलायक की मात्रा ज्यादा है तो विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता से, ठीक है, विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना। इज दैट क्लियर? या मैं विलायक का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करना परासरण कहलाता है। इज दैट क्लियर? और ये कब तक चलता रहेगा, ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक साम्य अवस्था प्राप्त न हो जाए, जब विलायक का इधर बराबर न हो जाए। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे डिफ्यूजन परासरण विसरण का है कंसेप्ट था जो हमें क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, किसी विसरण क्या होता है बच्चों, विसरण एक बार बता देता हूँ, किसी प्रकार के अणु का उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर निश्चित गमन करना। ठीक है, नेट। अगर मैं बात कर दूं कि विलायक कहाँ से कहाँ हो रहा है, विलायक का गमन कहाँ से कहाँ हो रहा है, अगर मैं बात करूं विलायक का गमन कहाँ से कहाँ हो रहा है, विलायक का गमन C2 से C1, C1 से C2 की ओर हो रहा है। इज दैट क्लियर? वो अगर नेट और निश्चित पूछो कि किस तरफ हो रहा है, नेट पूछ लो बस, ठीक है ना, कंफर्म की किस तरफ हो रहा है उसकी गति, तो आप बोलोगे C2 से C1, या फिर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन को गमन हो रहा है विलायक का। इज दैट क्लियर? विलय का क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली विलय के अणुओं का गमन नहीं करने देती। ठीक है, या फिर अगर इसकी परिभाषा एक और परिभाषा बन सकती है कि विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन क्या कहलाता, परासरण। अर्धपारगम्य झिल्ली लगा लेना उसमें अटेंशन। ठीक है, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन परासरण कहलाता है। इज दैट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो गया, परासरण विसरण में क्या डिफरेंट है। ठीक है ना, तो इसको नोट करो। पांच तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, वैसे इतना ज्यादा कुछ है नहीं है, बस कि यहाँ पर इससे आपको फील आ जाएगा, परासरण दाब पड़ेगा ना तो फील आ जाएगा कि क्या चीज है। ठीक है, अब आते हैं हम परासरण दाब। देखो अब डायग्राम बनाते हैं मस्त। ठीक है, क्लासिक डायग्राम बनेंगे। बीच ये महंगी अमीरों वाली झिल्ली लगा दी मैंने, कौन सी, अर्ध
इधर हमारा विलयन, ठीक है, इधर सॉल्वेंट विलायक, ठीक है। अब इधर क्या गमन कर रहा है, ठीक है, विलायक के अणु विलायक से विलयन के गमन कर रहे हैं अर्धपराग झिल्ली के द्वारा, ठीक है बच्चों, ठीक है। ठीक है, विलायक के अणु विलायक से विलयन को गमन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। परासरण दाब की परिभाषा क्या होती है, देखो बात करते हैं। परासरण दाब की परिभाषा क्या होती है बच्चों, देखो विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब, विलयन पे लगाया गया वह बाह्य दाब जिसके कारण विलायक के अणु विलयन की ओर गति न कर सके, ठीक है, जिसके कारण विलायक के अणु विलयन की ओर गति न कर सके, अर्थात परासरण की क्रिया रुक जाए, है ना, अर्थात परासरण की क्रिया रुक जाए, ठीक है। अब बच्चों बात समझो, ठीक है, ठीक है, क्या बोला हमने, विलयन पर लगाकर वह बाह्य दाब, वह बाह्य दाब जिसके कारण विलायक के अणु विलयन को गति ना कर सके, मतलब विलयन की ओर में एक एक्स्ट्रा या बाह्य दाब लगा रहा हूं, ठीक है, बाह्य दाब लगा रहा हूं पिस्टन के द्वारा, इसको बोलते हैं पिस्टन, ठीक है, पिस्टन के द्वारा मैं दाब लगा रहा हूं इधर की साइड से, विलयन की साइड से इधर की साइड में दाब लगा रहा हूं, जिसके फलस्वरूप जो विलायक के अणु गति कर रहे हैं अर्धपारगम्य में झिल्ली से, वे गति करना रुक जाए, बंद हो जाए, ठीक है, बंद हो जाए, मतलब ये परासरण की क्रिया हो रही है ना, विलायक के अणु विलयन की ओर गमन कर रहे हैं, वह गति रुक जाए, मतलब परासरण की क्रिया रुक जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर विलयन की ओर पिस्टन के द्वारा बल लगाऊं, बाह्य दाब लगाऊं, जिसके फलस्वरूप विलयन के विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रवेश बंद हो जाए, ठीक है, विलायक के अणु गति न कर सके, इधर की साइड गति न कर सके, ये स्टॉप हो जाए, ठीक है, ठीक है, अर्थात परासरण की क्रिया रुक जाए। परासरण की क्रिया क्या है, परासरण की क्रिया क्या है, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया क्या है, विलायक के अणुओं का, ठीक है, विलायक से उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन को गमन करना, ठीक है, विलायक के अणुओं का यहाँ से यहाँ प्रवेश अर्धपारगम्य झिल्ली से। अब ये बाह्य दाब के इसके रोक देता है, आने नहीं देता यहाँ पर, अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दो, ठीक है, अब आप समझो, एक्स्ट्रा प्रेशर की तो बाद में बात करेंगे, पर पिस्टन क्या करता है, इसके रोक देता है इस परासरण की क्रिया को, और जो बाह्य दाब होता है ना बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब। विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जिसके फलस्वरूप विलायक के अणु विलयन की ओर गति न कर सके, अर्थात परासरण की रुक जाए, इसको क्या बोलते हैं, परासरण दाब। इज दैट क्लियर, ठीक है बच्चों, कि यहाँ पे मैंने बाह्य दाब लगाया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, विलायक के अणु गति न कर सके, अर्धपारगम्य झिल्ली से गति न कर सके, वापस वहां पर जा नहीं सकते, ठीक है, वापस ये क्रिया रुक जाए, बस ये समझ लो, ठीक है, विलायक का अणुओं का विलयन को गति रुक जाए या परासरण की रुक जाए। अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दोगे वापस, और जितना मतलब आपने लगाया प्रेशर यहाँ पर, अगर आपने और ज्यादा प्रेशर लगा दिया, पिस्टन से और दाब लगा दी विलयन की ओर, तो विलायक के अणु जो यहाँ थे ना पहले गति में, तो वापस भागने लग जाएंगे, वापस विलायक की ओर गमन करने लग जाता है,
ठीक है, इस एरिया में जो होता है ना ये आर ओ, आपके घरों में लगा होता है आर ओ, ठीक है, उसमें यूज होता है, उसमें ये वाली प्रक्रिया यूज होती है कि अधिक से अगर परसेंट दाब से भी वो दाब लगा दिया अधिक आपने, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, जो विलियन में विलायक के अणु है ना वो गमन करने लग जाएंगे इस साइड में, अपने स्थान पर वापस चले जाने लग जाएंगे। ठीक है, आर ओ में आपने देखा होगा ये इसमें होता है, इसी प्रोसेस पर कार्य करता है वो आपका आर ओ जो घर पे लगा हुआ है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, इसको नोट करो फिर बताता है। ठीक है, विलियन पे लगा हुआ बाएं दाब जिसके कारण विलायक के अणु विलियन की ओर गति ना कर सके, अर्थात रासायनिक क्रिया रुक जाए। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, रासायनिक क्रिया रुक जाए। ठीक है, हम रासायनिक दाब को पाई से डिनोट किया जाता है, किससे? पाई से, पाई से डिनोट किया जाता है। अब बच्चों बात समझो, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक, पहले से लगा हुआ है दाब लग रहा है इनमें। ठीक है, अगर मैं दाब की बात करूँ इस चीज में तो यहाँ पर भी दाब लग रहा है। ठीक है, दाब लग रहा है यहाँ पर भी, कौन सा? एटीएम, वायुमंडलीय दाब लग रहा है यहाँ पर, इस साइड में भी लग रहा है, यहाँ पर एटीएम प्लस पिस्टन दोनों के द्वारा दाब लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बाहर दाब, अब यहाँ पर देखो दाब दोनों की तरफ लग रहा है, एटीएम एटीएम वायुमंडल के द्वारा दोनों की तरफ लग रहा है, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं, अतिरिक्त दाब की बात कर रहा हूँ। वो दाब कौन सा? परासरण दाब। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात समझो। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट किए थे? पिस्टन पाई दाब लगा रहा है। ठीक है, परासरण दाब, इसको पाई से डिनोट किया जाता है। बच्चों हमें पता चला प्रयोग के द्वारा, कुछ बातें पता चली हमें। ठीक है, वो क्या है? फर्स्ट पता चली हमें कि पाई है ना, दिख रहा है, पाई है ना वो समानुपात है। ठीक है, किसके? मोलरता, कैपिटल एम के। हमें प्रयोग के द्वारा देखो गैस लॉस नियम मेरा इसमें, पर हमें कोई मतलब नहीं उनसे भी यहाँ पे पढ़ने का, इतना कोई नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए सिंपल बता दूँ मैं आपको, लो वो है फिर इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पाई किसके प्रोपोर्शनल है? मोलरता के, समानुपात है मोलरता के। ठीक है, दूसरा हमें पता चला, ठीक है, मोलरता, मोलरता क्या होती है? मोलरता क्या होती है? विलेय के हाँ, विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन मिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन मिलियन का आयतन लीटर में। इज दैट क्लियर? या इसको लिखे हम, या इसको हम लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का अनुपात इनटू विलियन का आयतन। ठीक है बच्चों, अभी जो बात समझो। ठीक है, पाई किसके प्रोपोर्शनल थे? मोलरता के। अब पाई प्रोपोर्शनल होता है बच्चों टेम्परेचर की भी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई है, इक्वेशन सेकंड दिख रहा है ना? हाँ, को नीचे लिख देता हूँ थोड़ी। फर्स्ट हमारा आता है पाई किसके प्रोपोर्शनल है? समानुपाती मोलरता की, ये फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट इज दिस? एम मोलरता। ठीक है, और दूसरा हमें पता चला पाई किसके प्रोपोर्शनल है? टी के, सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से क्या पता चला?
पाई एम टी, ठीक है। ये हटाऊंगा आर, मतलब समानुपाती का चिन्ह हटाया, स्थिरांक लाए, क्या लाए, एम आर टी, ठीक है। पाई बराबर एम आर टी। तो बच्चों एम यहाँ पर पाई क्या है, परासरण दाब, ठीक है। टी क्या है, तापमान, टेम्परेचर। एम क्या है, मोलरता। और आर क्या बच्चों, विलयन स्थिरांक। जो बच्चों विलयन स्थिरांक, ठीक है ना, परासरण दाब आ गया, मोलरता एम, ठीक है, आर विलयन स्थिरांक, टी तापमान, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो आर की वैल्यू होती है ना बच्चों, वो हम लेते हैं गैस स्थिरांक। गैस स्थिरांक पढ़ा होगा ना आपने, उसकी वैल्यू हम लेते हैं बच्चों, आर की वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पर 0.0821, ठीक है, 821 लेते हैं। ठीक है, 0.821 लेते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू आर की। क्यों, बात समझो। पी मतलब कि किसकी बात कर रहे हैं, प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दाब की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर आर की वैल्यू किस में लेते हैं, 0.0821 वाली लेते हैं, मोल लीटर, ठीक है, मोल लीटर वाली केल्विन, ठीक है, अपॉन केल्विन। तो इसमें हम लेते हैं इस वैल्यू को। अब बच्चों बात समझो, यहाँ पे गैस लो है, इस प्रकार की इस इक्वेशन को देख लो, गैस लो ही तो है। अगर आप देखो इसको ध्यान से, तो गैस लो ही तो है, नहीं है समझ, बताओ आपको। देखो अगर आप इसको देखो, ये गैस लो ही तो है, आदर्श गैस समीकरण। देखिए कैसे बताऊं, व्हाट इज दिस, ये पाई क्या है, पाई यहाँ पर पी, ठीक है, पाई तो आ गया पी, दाब लग रहा है ना, प्रेशर, ठीक है, दाब लगा रहे हैं, तो यहाँ पर पी। एम क्या है, व्हाट इज दिस एम, मोलरता। मोलरता क्या है, विलेय का द्रव्यमान, मतलब एन, एन अपॉन वी, विलेय की मोल, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन आयतन, तो एन अपॉन वी, ठीक है, आर और टी, इसको इधर ले जाओ, तो पी बराबर एन आर टी। आया कोई समझ में, याद आया, 11th क्लास में पी बराबर एन आर टी पढ़ा था, ये लेसन 5, ये इसमें कितनी बार पढ़ा आपने, ठीक है, पेपर में याद तो करा था पर आया नहीं क्वेश्चन, ये आया था ना। तो पी बराबर एन आर टी, ठीक है, यही तो है केस लॉ, तो है, दैट क्लियर। तो पील के साथ लो, पील आगे ना, तो यही तो है केस लॉ, इसलिए हम यहाँ पर आर की वैल्यू किस में ले रहे हैं, 0.0821, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, ठीक है। फील के साथ लिया करो, सब समझाइए आपको, ठीक है। तो बच्चों बात समझो, पाई आ गया, पाई की वैल्यू मैंने रखी, ये हुआ एन अपॉन वी आर टी, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ पाई वी बराबर एन की वैल्यू क्या है, व्हाट इज दिस एन, विलेय की ग्रामीय मात्रा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का अनुपात, विलेय का द्रव्यमान, डब्ल्यू बी, विलेय का अनुपात, ये आर टी हुआ, विलेय का अनुपात कितना हुआ आपका, विलेय का अनुपात, विलेय का अनुपात, विलेय का अनुपात, विलेय का अनुपात एम बी। तो क्या मैं ये ले सकता हूँ बच्चों, डब्ल्यू बी इंटू आर टी, ये हुआ हमारा 5v, दिख रहा है, ठीक है। ये आपके दो फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले की सहायता से आप विलेय के मोलों की संख्या, जहाँ आई मीन सॉरी, विलेय का अनुपात, विलेय का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। ये कहाँ से आया, पी बराबर हमने रखा पाई बराबर एन बी, एन बी कहाँ से आया, विलेय की ग्रामीय मात्रा और विलेय का आयतन, मोलरता, ठीक है, आर टी लिख दिया। फिर हमें पता है कि एन क्या है, एन आता है विलेय का द्रव्यमान अपन विलेय का अनुपात, विलेय का द्रव्यमान को डब्ल्यू बी और विलेय का अनुपात एम बी से यूज किया जाता है, ठीक है, आर टी।
फिर मैंने एम पी को इधर लिया, पी बी पाई अपॉन पाई वी को इस साइड में लिया है। इज दैट क्लियर? जिससे हमें विले का अनुभाग ज्ञात करने का एक फॉर्मूला मिला। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ है आपका पाराशरण दाब का। ठीक है, इसकी सहायता से पाराशरण दाब के क्वेश्चन को हल कर सकते हो या कैलकुलेट किया जा सकता है, इसकी सहायता से, इस फॉर्मूले की सहायता से, इसकी सहायता से। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको नोट करो। चित्र बना लिया था डायग्राम, उसके बाद ये साइड में ये लिख लेना। ठीक है, प्रेशर आपको 1 atm लेना है। क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे इनका, एक दो क्वेश्चन हो गया, नोट करो इसको। हो गया? ठीक है बच्चों, हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है 27 डिग्री, ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के m/10 विलयन का पाराशरण दाब ज्ञात करें। इज दैट क्लियर? तो हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, पूछा है पाराशरण दाब। क्या पूछा है? पाराशरण दाब पूछा है इसने हमसे। तो पाराशरण दाब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? RT, ठीक है, पी बराबर NRT, या फिर ये मत लिखो, ये लिख लो आप, पाई बराबर MRT, ठीक है, MRT। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है हमें। ठीक है, आपको दे रखा है पाई की वैल्यू में m पूछ लेते हैं पहले, मोलरता दे रखी है आपको। ठीक है, ये बताया था m/10, m/10 मतलब क्या होता है? m/10 मतलब 0.1 मोलरता, ये दे रखा आपको m की वैल्यू। r की वैल्यू आप सबको पता है, और वैसे क्वेश्चन में दे दी जाती है 821 atm लीटर मोल लीटर, ठीक है, एटम लीटर सॉरी केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में लेना। इस मतलब क्वेश्चन में है ना, केल्विन में लेना टेम्परेचर कभी भी। ठीक है, टेम्परेचर केल्विन में लेने के लिए मैं बताऊंगा क्या करना पड़ता है, वो पता भी होगा आप सबको। एटीएम आ गया लीटर मोल केल्विन, ठीक है, तो टेम्परेचर 27 डिग्री, तो इसको सेंटीग्रेड को हमें केल्विन में चेंज करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, 273 से इसको प्लस कर देंगे, 27 है ना, ठीक है ना, तो आ जाता हमारा 300 कैलोरी। ठीक है बच्चों, अब सब ये मान, ठीक है, ये समझिए ना, जब हमें टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया हो तो हमें उसको केल्विन में चेंज करना होता है। बस केल्विन में चेंज करने के लिए क्या, 273 से इसको प्लस कर दो, कोई सी भी आ जाए, यहाँ 25 डिग्री आ जाए, ठीक है, यहाँ पर 100 डिग्री आ जाए या 80 डिग्री आ जाए, तो उसको पॉजिटिव मतलब प्लस कर दो 273 से, केल्विन में चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ये मान जो भी आएगा सब इसमें पुट अप कर दो, पाई बराबर 0.1 m इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 0.821 एटीएम लीटर अपॉन मोल केल्विन इंटू 300 केल्विन। ठीक है, एम लिखो, या फिर इसको लिख सकते हैं अपने मोल अपॉन लीटर, इकाई होती है ना मोलरता की,
ठीक है, तो मोल लीटर ये कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, ठीक है, मोल अपॉन लीटर से लीटर अपॉन मोल कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, ठीक है, हमारे पास आया 0.1 इंटू 0.82, अरे सॉरी 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 0.0821, 0.821, ठीक है बच्चों, इंटू 300। अब बच्चों बात समझो, पॉइंट हटाया 1/10 इंटू पॉइंट हटाया, तो ये आया हमारे पास 821, 1 2 3 4 इंटू 300, इससे 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। हमारा इनको सॉल्व करने का आंसर आएगा बच्चों 2.463 एटीएम। एटीएम क्या होता है? एटीएम वो नहीं है एटीएम मशीन बात करने लग जाओ, वायुमंडल दाब, ठीक है। पारसन दाब कितना प्राप्त हुआ? 2.463 एटीएम, ठीक है। देखो हमने क्या किया, पहले फॉर्मूला लिखा, पूछा जाता है, मैंने आपको कितने बार बता रखा है कि कोई भी चीज दी हो तो पहले जो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में पूछा गया ना उसका फॉर्मूला लिखो पहले, ठीक है। तो ये लिख लिया, फिर हमें क्या क्या मान दिया हुआ है सब लिख लिया हमने, ठीक है। मैंने आपको बता भी दिया था, चेंज बताया था मैंने, याद है? मॉलर सॉल्यूशन पर पढ़ाया था, सेमी, ठीक है, देसी, ये सब पढ़ाया था। बाई मॉलर सॉल्यूशन पढ़ाया था, m/2, ठीक है ना। तो क्या, और टेम्परेचर आपको सेंटीग्रेड में दिया हो तो उसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 से प्लस कर दो, ठीक है। नोट करो इसको। जल्दी हमारे सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, इसे पूछ के आना है, देख लेते हैं पहले, ठीक है ना। एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है। कितना जलीय विलयन? 200 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। 300 केल्विन पर इस विलयन का प्राशन दाब, 300 केल्विन पर टेम्परेचर पर प्राशन दाब इसका इतना है। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की गणना करना है। इस बार क्या करना है आपको? मोलर द्रव्यमान की गणना करना है, ठीक है बच्चों। देखो पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं पहले, मोलर द्रव्यमान का फॉर्मूला देखो, mb इक्वल टू WB RT, ठीक है, और ये आता है पाई अपॉन, ये आपका फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन में दिया क्या है एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। देखो WB बात करें, WB क्या होता है? विलय का द्रव्यमान। विलय क्या दिया हुआ है? एक प्रोटीन को 200 जलीय विलयन में घोला गया है, ठीक है। तो प्रोटीन WB कितना है? 1.26 ग्राम। आर क्या है? आर आप सबको बच्चे बच्चे को पता है, आर की वैल्यू होती है 821 एटीएम लीटर मोल अपॉन केल्विन, ठीक है। टी मतलब टेम्परेचर, कितना दिया हुआ? इस बार केल्विन में दिया हुआ, शाबाश, इस बार केल्विन में दिया हुआ, आसान है आपके लिए, तो इस बार सर करने की आवश्यकता नहीं पड़ा, ठीक है। पाई की वैल्यू बच्चों क्या है? कितना दे रखा है? पाई पाई परसेंट दाब की वैल्यू आपको दे रखी है 25 पॉइंट इंटू 10⁻³ बार। बार दाब की इकाई होती है, ठीक है ना, ये लंबे पढ़ चुके होंगे, ठीक है। बी क्या हुआ है? बी आपको 200 सेंटीमीटर दिया है, पर अपने को आयतन काय में लेना होता है? लीटर में, है ना।
तो लीटर में कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो। सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है आपको, बिलियन का आयतन 200 सेंटीमीटर क्यूब, इसको लीटर में कैलकुलेट करना, क्या करोगे? सोचो 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 सोचो। सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, हटाया, 1000 से कर दिया, ये कैंसिल, ऊपर जाएगा तो 0.2 लीटर। डब्ल्यू बी का मान पता चल गया, आर का मान पता चल गया, टी का मान पता चल गया, पाई का मान पता चल गया, बी का मान पता चल गया, मतलब प्राशन दाब का मान पता चल गया, बी का मान पता चल गया, और सब उठा के फिट करो इसके अंदर। डब्ल्यू का मान 1.26 इंटू आर का मान 0.821 इंटू, फिर क्या आएगा, टेम्परेचर 300 केल्विन, पाई का मान 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू 20, ठीक है, ठीक है। तो ये आया हमारे पास मान, ये आपके लिए क्वेश्चन, आंसर निकाल लेना इसका, ठीक है ना, आंसर निकाल लेना इसका, ठीक है, जो आंसर आएगा प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। ठीक है, इसका आएगा ग्राम अपॉन मोल, ठीक है, बात समझो, केल्विन से केल्विन कैंसिल, ठीक है, लीटर से लीटर कैंसिल, ठीक है बच्चों, बार से एटीएम कैंसिल, इकाई है, ठीक है, बचा ग्राम अपन मोल बचा, तो ग्राम अपन मोल और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, कल मिलते हैं वापस एक नए टॉपिक के साथ। कल का जो टॉपिक है वांट ऑफ गुणांक, उससे बच्चों पेपर में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब मेन टॉपिक भी मान सकते हो आप उस चीज को, ठीक है, तो उसको एक अच्छे से पढ़ना उसको, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन आ जाते हैं उसके, ठीक है। तो हमारे 2 लेक्चर आएंगे बस, ठीक, कल का आएगा वांट ऑफ का, ठीक है, उसके बाद आएगा विलेयता, सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी नियतांक, हेनरी लो या हेनरी नियतांक, ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन बनेंगे, उस पर भी क्वेश्चन करवाएंगे, वांडा गुणांक पे भी क्वेश्चन करवाएंगे, वांडा गुणांक होता है क्या है वो भी बताएंगे कल के लेक्चर में, ठीक है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, इसको नोट कर लो।